वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। हम लोगों ने चैप्टर वेक्टर्स के अंदर अभी तक स्केलर्स और वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। हम लोगों ने वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली है। हम लोगों ने वेक्टर की टाइप्स पढ़ ली हैं। हम लोगों ने और प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी उसके अंदर हम लोगों ने वेक्टर की रिजोल्यूशन भी पढ़ ली है। ओके, टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाए। ठीक है। ओके जनाब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर की एडिशन, या इसको आप वेक्टर एडिशन कह लें, एक ही बात है। अच्छा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आज हम दो वेज पढ़ने जा रहे हैं। उनमें जो सबसे पहला तरीका मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो है हेड टू टेल रूल मेथड, यानी कि वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल मेथड के ज़रिए किस तरीके से ऐड करते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन को हमेशा की तरह मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल आपका इंतजार कर रही है। ओके, एग्जाम्पल में हमें 3 वेक्टर्स गिवन है। सबसे पहला वेक्टर देखो, वेक्टर ए, वेक्टर का नाम ए है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 50 यूनिट्स है और इसकी डायरेक्शन गिवन है ईस्ट, यानी कि वो ईस्ट की तरफ। ये देखें, स्केल हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। जब भी आप ग्राफिकली वेक्टर्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं बेसिकली, तो आप हमेशा अपने स्केल्स को इसके मुताबिक यूज़ करते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, ये आपका पेपर वर्क होता है। ओके, ये वेक्टर जो है वो 50 यूनिट्स है और कहाँ की तरफ है? ईस्ट। ये देखो ईस्ट ये रहा, तो इसका मतलब ये ईस्ट की तरफ आ गया। सेकंड वेक्टर आपको गिवन है, उस वेक्टर का नाम है बी और वो 70 यूनिट्स का है। इसका मैग्नीट्यूड 70 यूनिट्स है और इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ, और नॉर्थ देखो कहाँ की तरफ है? अपवर्ड, तो मैं कहूँगा ये नॉर्थ की तरफ 70 यूनिट्स का वेक्टर बी। थर्ड वेक्टर आपको गिवन है, उसका नाम है सी और ये 50 यूनिट्स का है। इसका मैग्नीट्यूड 50 यूनिट्स है और ये है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये होता है, देखो ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, तो ये ना तो नॉर्थ पर है ना ये वेस्ट पर है, ये इनके बिल्कुल मिडिल में बनेगा ऐसे, नॉर्थ वेस्ट। तो मैं कहूँगा ये कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट। और ये है कितना? 50 यूनिट्स। वेक्टर का नाम सी। ड्रॉ देयर रिजल्टेंट वेक्टर आर। आप इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करें। कैसे कर सकते हैं? ओके, ऐसा करने के लिए आपको इन 3 वेक्टर्स को सबसे पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन करने का या कंबाइन करने का तरीका क्या होता है वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आज की वीडियो के अंदर। ये रूल कहलाएगा सबसे पहला, इसको हम कहते हैं हेड टू टेल। ओके, हेड वेक्टर का होता है और टेल भी वेक्टर की होती है। ये टेल है वेक्टर की, ये हेड है वेक्टर का। दिस इज द टेल, दिस इज द हेड, दिस इज द टेल एंड दिस इज द हेड। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं टेल, और जो एंडिंग पॉइंट होता है जहां पर वेक्टर का एरो लगा होता है उसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। तरीका क्या होता है देखें, सबसे पहले आप चलेंगे सीक्वेंस के अंदर। सबसे पहले आपको वेक्टर गिवन है ए, मैं यहां पर सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करूंगा। हाँ भाई, ये मैंने ड्रॉ कर दिया वेक्टर ए। वेक्टर्स को ज्वाइन करते हुए, कंबाइन करते हुए एक बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने, वो ये कि जो वेक्टर आप ड्रॉ कर रहे होते हैं उस वेक्टर का ना तो आपने मैग्नीट्यूड चेंज करना है, जितना होगा उतना ही बनाना है, ठीक है, और ना उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहला वेक्टर ए बना दिया, जिस डायरेक्शन में गिवन था उधर ही बनाया और साथ साथ जितना मैग्नीट्यूड का गिवन था उतना ही मैग्नीट्यूड का ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब मुझे इस वेक्टर को ज्वाइन करना है सेकंड वेक्टर के साथ, या यूं कहूं कि सेकंड वेक्टर को ज्वाइन करना है फर्स्ट वेक्टर के साथ। तो तरीका ये होता है कि जो सेकंड वेक्टर होता है उसकी टेल को आप फर्स्ट वेक्टर की हेड से ज्वाइन करते हैं। तो ये देखें, फर्स्ट वेक्टर और ये जो सेकंड वेक्टर है इसकी टेल को मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? फर्स्ट वेक्टर के हेड से, और है कहां की तरफ? नॉर्थ की तरफ। तो ये देखें, यहां से स्टार्ट करूंगा और ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ। ये बन गया वेक्टर नंबर 2, जिसको हमने बी वेक्टर कहा हुआ है। क्या किया आप लोगों ने? हमने ये किया कि सबसे पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया और अगर इन 2 वेक्टर्स को मुझे ज्वाइन करने का कहा गया तो मैंने कैसे ज्वाइन किया? फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ मैंने सेकंड वेक्टर की टेल को कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्या वेक्टर्स खत्म हो गए? नो, एक वेक्टर बाकी है, थर्ड वेक्टर बाकी है, हमारा लास्ट वेक्टर है, इसको भी ज्वाइन करना है। ओके, अब मैं इस वेक्टर को भी इस वेक्टर के साथ ज्वाइन करना चाह रहा हूं। क्या तरीका फॉलो करेंगे? वही तरीका, जो वेक्टर है उस वेक्टर की टेल को प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ
कंबाइन कर दें या ज्वाइन कर दें। ओके भाई ये सी है, सी की टेल मैं कंबाइन कर दूंगा बी के हेड के साथ, और वही वाली बात कंबाइन करते हुए ज्वाइन करते हुए आप लोगों ने ना तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करनी है और ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है। तो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मैं ड्रॉ कर दूंगा। लेट सपोज ये मैंने वेक्टर नंबर 3 ड्रॉ कर दिया और ये वेक्टर का नाम क्या था, वेक्टर सी। हाँ भाई अब तो वेक्टर खत्म हो गए, हाँ बिल्कुल खत्म हो गए। अगर चौथा होता, पांचवा होता, छठा होता, 10वां होता, ठीक है, तो हम कंबाइन करते जाते जब तक नहीं रुकते, जब तक आपके पास सारे वेक्टर्स खत्म नहीं हो जाते। तो क्योंकि मुझे फिलहाल 3 वेक्टर्स गिवन थे तो मैं 3 पे आकर रुक गया। ओके क्या किया मैंने, देखें यहाँ पर बहुत आसान सा तरीका है। फर्स्ट वेक्टर की हेड सेकंड वेक्टर की टेल के साथ, सेकंड वेक्टर का हेड थर्ड वेक्टर की टेल के साथ, अगर फोर्थ होता तो थर्ड वेक्टर का हेड फोर्थ वाले की टेल के साथ, एंड सो ऑन। ऐसे हम करते जाते जब तक आपके सारे वेक्टर्स खत्म नहीं हो जाते। तो ये तरीका होता है वेक्टर्स को कंबाइन करने का, ज्वाइन करने का, ऐड करने का अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। इसी वजह से इस वाले रूल का नाम हेड टू टेल रखा गया है कि आप हेड से टेल को मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं। ओके क्या हमारा काम खत्म हो गया यहाँ पर? नहीं, हमें सिर्फ ज्वाइन थोड़ी करना था, हमें सिर्फ इनके हेड टेल को मिलाना थोड़ी था। ये देखो ये लिखा हुआ है नीचे, ड्रॉ देयर रिजल्टेंट। भाई अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूं, बताओ 2 + 4 कितना होगा? 6 होगा। तो ये 2 को 4 में प्लस किया तो आंसर भी तो लिखना लाजमी है। ऐसा तो नहीं है कि 2 + 4 = खाली छोड़ दो, हो गया आपका काम। नो, ये बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। आपने कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, अब छोड़ दो, नहीं, ये इनकम्प्लीट काम हो जाएगा हमारा। हमें इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो जब नंबर को नंबर के साथ प्लस करते हैं तो आंसर भी नंबर आता है। जब वेक्टर को वेक्टर के साथ ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो आंसर भी वेक्टर आता है, और उस आंसर वाले वेक्टर को हम पता है क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है, और रिजल्टेंट वेक्टर इनको कंबाइन करने के तरीके से यूज नहीं करते हम लोग। जैसे हमने हेड से टेल को कंबाइन किया वेक्टर्स को ज्वाइन करने के लिए, रिजल्टेंट इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनता। ओके रिजल्टेंट कैसे बनता है देखें, सबसे पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट करूंगा और सबसे लास्ट जहां पर सारे वेक्टर्स खत्म हो गए, सबसे लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें पॉइंट्स को। ये देखें, ये मैंने ज्वाइन कर दिया पॉइंट, और लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ आप यहां पर हेड लगा दें। ये बन गया इन तमाम वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर। अब आप देखें रिजल्टेंट वेक्टर को हमने किस तरीके से ज्वाइन किया। रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट की टेल के साथ मिली हुई है, रिजल्टेंट का हेड लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ मिला हुआ है। तो जब रिजल्टेंट बनाओगे तो तरीका अलग, और जब वेक्टर्स को ज्वाइन करोगे, कंबाइन करोगे, तो तरीका अलग। वेक्टर्स को ज्वाइन करने का तरीका हेड टू टेल, हेड से टेल मिलाते जाओ, और रिजल्टेंट को बनाने का तरीका रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ, और रिजल्टेंट का हेड लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ। लेट्स रीड द डेफिनेशन नाउ। डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ प्रोसेस इन विच द टेल ऑफ अ वेक्टर इज ज्वाइंड विद द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर। ऐसे ही कि हम लोगों ने टेल ऑफ द वेक्टर इज ज्वाइंड विद द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर यहां पर ज्वाइन किया था, है ना, is called head to tail rule method. Then resultant vector can be obtained by joining the tail of the resultant with the tail of the first vector. आगे वो वाली बात, यानी कि resultant vector की tail को first vector की tail के साथ combine करना है, और resultant वाले vector के head को last वाले vector के head के साथ join करना है, combine करना है। तो आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट की इक्वेशन आप फाइनली ऐसे लिख देंगे कि हमें जो रिजल्टेंट मिला वो आपको जब मिला जब आपने एडिशन करी कौन कौन से वेक्टर्स की, ए वेक्टर की, देन बी वेक्टर की और सी वेक्टर की। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। ओके नाउ let's move towards the second way of adding vectors, and that way is parallelogram law. ओके टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊं। वो ये कि एक सर्किल, देन वी हैव स्क्वायर, देन वी हैव रेक्टेंगल। मोस्ट कॉमन शेप्स हमारे पास ये आती है ना, सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और इनमें हमारे पास एक और शेप आती है जिसको हम ट्रायंगल भी होता है ना, ठीक है, बहुत सारी होती हैं। उनमें एक शेप हमारे पास होता है पैरेललोग्राम। अभी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज हम कहते हैं रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसमें ओपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती हैं।
मीन्स अगर ये 1 सेंटीमीटर की साइड है तो इसके ओपोजिट भी 1 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसके ओपोजिट भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो रेक्टेंगल में ओपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती हैं और साथ साथ इनमें तमाम एंगल्स जो बनते हैं वो बनते हैं 90 डिग्री के। मीन्स ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ये हो गया रेक्टेंगल शेप। कोई पूछे क्या होता है रेक्टेंगुलर शेप, तो आप बता सकते हैं इस सेंस के अंदर के ओपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स विल बी 90 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो रेक्टेंगल है ऐसे सीधा बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस रेक्टेंगल के इन दो साइड्स को यूं टेढ़ा कर दूं, अब देखते हैं क्या बनेगा। देखें, रेक्टेंगल था, अब मैंने क्या किया, इसकी ये दो साइड्स को ऐसे टेढ़ा कर दिया। फर्क नजर आ रहा है? इसको देखो और इसको देखो, फर्क है। इस वाले को मैं कभी भी रेक्टेंगल नहीं कहूंगा क्योंकि अब ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन से आउट हो चुका है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन पता है क्या थी? ओपोजिट साइड्स बराबर हो, चलो ठीक है, ओपोजिट साइड्स अभी भी बराबर हैं, लेकिन इसमें तमाम एंगल्स 90 डिग्री के हों, लेकिन ये यहां पर मुझे नजर नहीं आ रहा। अब आप चेक करें, ये कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा, ये कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। दिस इज नॉट 90 डिग्री, दिस इज नॉट 90 डिग्री। हाँ, आप यूं कह सकते हो कि ये जो शेप बनी, इस शेप को हम कहते हैं पैरालेलोग्राम, और पैरालेलोग्राम के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा ओपोजिट वाले बिल्कुल सेम होते हैं। तो अब आप पैरेललोग्राम को समझाने के, डिफाइन करने के काबिल हो गए हैं कि पैरेललोग्राम जो होता है उसमें ओपोजिट साइड्स के साथ साथ ओपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। सो ओपोजिट साइड्स एंड ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन सच टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। जबकि रेक्टेंगल में ओपोजिट साइड्स इक्वल बट ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल को जब आप ऐसे टेढ़ा कर देंगे तो इट बिकम्स व्हाट? अ पैरेललोग्राम, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। अब जाते हैं टॉपिक की तरफ। आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम के अंदर आपको दो वेक्टर्स नजर आ रहे हैं और दो वेक्टर्स हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो। ओके, ये देखें, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, और इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर बी उस डायरेक्शन में। फिलहाल दो वेक्टर्स हैं और हमेशा पैरेललोग्राम के अंदर हमेशा आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स होंगे, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमारे पास एक बेसिकली एक टॉपिक था जिसको हमने कहा था पैरेलल शिफ्ट ऑफ अ वेक्टर, जिसको हमने कहा था फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर की एप्लीकेशन यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसको आप उसके अपने पैरेलल डिस्प्लेस कर सकें, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। सो दिस वेक्टर बी कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड दिस वेक्टर ए कैन ऑल्सो बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ। तो एक काम ही करते हैं, इनको डिस्प्लेस करने के बाद इनकी न्यू कंडीशंस, न्यू पोजीशन बनाते हैं। ये बी, तो इसके बिल्कुल सामने ये जो बना हुआ है ये भी क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्या होगा? दिस विल ऑल्सो बी बी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करके लिख देता हूँ, ये भी हमारा क्या होगा? ये बी होगा। ओके, अगर ये बी है तो भाई क्या मैं ए को शिफ्ट नहीं कर सकता? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर ये ए, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी क्या होगा? ए होगा। तो मैं कहूँगा कि ये वाला जो साइड है ये बन गया हमारा ए साइड्स। तो opposite sides are equal and the opposite angles are equal। क्या आपको ये शेप पैरेललोग्राम नजर नहीं आ रही? हाँ, बिल्कुल पैरेललोग्राम है। इसी वजह से ऐसे मेथड को हम कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड या पैरेललोग्राम लॉ। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम जब भी वेक्टर्स को, भले 2 हो, 4 हो, 10 हो, 1000 हो, जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर लाजमी मिलता है। वेयर इज द रिजल्टेंट हियर? यहाँ पर रिजल्टेंट कहाँ है? ठीक है, यहाँ पर भी रिजल्टेंट बनेगा और हमेशा बनेगा। जब भी आप वेक्टर्स की एडिशन की बात करेंगे तो रिजल्टेंट के बगैर आपकी बात अधूरी रहेगी। रिजल्टेंट के बगैर हमारा ये टॉपिक एडिशन वाला हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, अब सवाल पैदा ये होता है कि इनका रिजल्टेंट कहाँ बनना चाहिए। देखें, यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसको हमने कहा था हेड टू टेल रूल। दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के हेड से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड वेक्टर की टेल। इसका मतलब आपने हेड और टेल को कंबाइन कर दिया, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर। और क्योंकि यहाँ पर वेक्टर्स ही दो थे तो यहाँ पर आके ये बात खत्म हो गई, ठीक है। अब अगर मैं ए और बी को कंबाइन करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद इनका रिजल्टेंट बनाना चाहूं, वही वाली बात जो मैंने अभी बताई थी आपको, रिजल्टेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करता है। तो यहां पर आप इनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं टेल से हेड तक। ओके, ये आ गया अब बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर। इसको मैं कह दूंगा दिस इज आर।
ओके ये एरो बना हुआ है, थोड़ा सा अजीब बन गया है, लेकिन ये बेसिकली ये एरो बना हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर का। ठीक है, डायग्राम को गौर से देखते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, इन दोनों को प्लस किया तो आर मिल गया। वेक्टर बी, ऑर्डर चेंज करते हैं, वेक्टर बी, बी के हेड से वेक्टर ए, इन दोनों को प्लस किया तो भी आर मिल गया। तो ये बेसिकली जो आर है ये बराबर है किसके, ए प्लस बी के भी, और यही आर बराबर भी किसके, बी प्लस ए की भी। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। एडिशन, जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स होते हैं वो ओबे करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टी को, सिंपल। ओके, अब हम बात करते हैं बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर की। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिला ये इस पैरेललोग्राम का ये कहलाता है डायगोनल। तो जब हम इस मेथड की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम हमेशा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमेशा उसका पैरेललोग्राम का क्या बनेगा, हमेशा डायगोनल बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारा यहाँ पर जो मकसद है वो मकसद ये है कि हमें जो यहाँ पर जो रिजल्टेंट मिला इन दो वेक्टर्स का, इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का हमें फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, अगर आपने इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो कि भाई इसका मैग्नीट्यूड होता कितना है, तो आपको एक फॉर्मूला चाहिए होगा ना। तो वो फॉर्मूला कहाँ से आएगा, उसकी अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डेरिवेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, यानी कि इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, ऐसा करने के लिए अब मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए डायग्राम के अंदर आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ये देखें, ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अगर ये किसी तरीके से ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। वो इस वजह से कि राइट एंगल ट्राइंगल के हमारे पास फार्मूला इक्वेशंस मौजूद होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, फिर बेस आता है, परपेंडिकुलर आता है, हाइपोटेनियस आता है। तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के कंडीशंस मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे पास ट्राइंगल है फिलहाल, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री होना लाजमी है। तो ये जो है ये 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है ये। तो हम चाहेंगे कि इस ट्राइंगल को ये किसी तरीके से 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, ताकि हम अपने फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद इसकी डेरिवेशन आसानी से कर सकें। ऐसा करने के लिए देखो कहीं और तो जाएंगे नहीं हम लोग, फिजिक्स का ही दरवाज़ा खटखटाएंगे, भाई हमारी हेल्प करो, हम फंस गए एक जगह पे आके। हम चाह रहे हैं कि ये जो है बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए किसी तरीके से। तो फिजिक्स बोलेगा बिल्कुल कर सकते हो, आप मेरे एक टॉपिक का सहारा ले लो, आप मेरे एक टॉपिक की सपोर्ट ले लो। और वो इत्तेफाक की बात है कि वो टॉपिक हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर पढ़ा है, एंड दैट टॉपिक वाज रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। हम किसी भी वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। बात समझ आई? उसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर और उसका दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस पर। ये हमने कल डिटेल में पढ़ा है, जो मतलब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी। तो जिसने नहीं देखी, जो न्यू मतलब जो व्यूअर्स हैं, तो पहले वो वीडियो समझ लेना जाकर, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। वरना आप सर पकड़ के बैठे होंगे, ये एकदम से फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये कैसे कर दिया सर ने। तो पहले जाके वीडियो देख लो, उसके बाद यहीं से आके कंटिन्यू कर लेना, ताकि आपको रिजोल्यूशन समझ आ जाए। आगे चलते हैं। अब मैं पता है क्या करने जा रहा हूँ, रिजोल्यूशन करनी है। रिजोल्यूशन किसी भी वेक्टर की होती है। मैं यहाँ पर इस वेक्टर बी को रिजोल्व करने जा रहा हूँ। अगर वेक्टर का नाम ए तो उसके कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई। अगर वेक्टर का नाम बी तो उसके कंपोनेंट्स बी एक्स एंड बी वाई। इसका मतलब मुझे इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं, एक मिलेगा बी एक्स और एक मिलेगा बी वाई। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये भी आपको बताता हूँ, घबराने की बात ही नहीं है। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो ये देखो, ये जो वेक्टर है मैं कह देता हूँ ये हमारा एक्स एक्सिस पर है, दिस इज एक्स एक्सिस। और इसके बाद हमारे पास ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। अब देखें, मैं इस वेक्टर को यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वेक्टर बी है, इस वेक्टर को रिजॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। ये देखें, ये रिजॉल्व किया मैंने। तो ये वाला कंपोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस वाले कंपोनेंट को मैं कहूँगा ये वाला कंपोनेंट है बी एक्स। क्यों? क्योंकि इस बी वाले वेक्टर का ये एक्स कंपोनेंट है, बी का कंपोनेंट बन रहा है एक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। सो दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ बी। और फिर इसका y कंपोनेंट भी होता है। तो ये जो बन रहा है ये वाला, ये इस वाले को मैं कहूंगा बी वाई। सो फाइनली वी हैव रिजॉल्व्ड द वेक्टर b into its two mutually perpendicular components. The one component is along x-axis and that is bx, and the other component is along y-axis and that is by. क्यों किया हम लोगों ने ऐसा? हम एक परेशानी में आ गए थे। हम चाह रहे थे कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए। हमने ये मकसद हासिल कर लिया है। अब अगर आप गौर से देखें डायग्राम को तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेक्टर,
देन अब आप चेक करो, जो ये पहले टेढ़ा बना हुआ था, एंगल इसका ज्यादा था, क्या अब मैं अगर बी वाई की बात करूं तो ये बिल्कुल सीधा नहीं हो गया? तो अब आप चेक करो, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएगा। ये देखो, ये रहा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, एक होती है बेस, एक होती है परपेंडिकुलर, और एक होता है हाइपोटेनियस। हाँ भी बताओ, बेस कौन है? चलो बेस की बाद में करता हूँ, पहले ये बताओ परपेंडिकुलर कौन है? तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर कौन है? बी वाई, ये परपेंडिकुलर हमारे इस डायग्राम का। बताओ हाइपोटेनियस कौन है? ये रहा हाइपोटेनियस, जिसको हमने रिजल्टेंट कहा हुआ है। अब बताओ हमारी बेस क्या है? बेस में आके स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं, सर बेस हम क्या बताएं, बेस क्या है? पहले तो ये बात ध्यान में रखना, बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट है बेस। अब इस बेस को अगर आप गौर से देखें तो इस बेस के अंदर 2 चीज़ आ रही हैं, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक वेक्टर ए, और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक वेक्टर बी एक्स। इसका मतलब जो बेस है, ये बेस बेसिकली बराबर है ए प्लस बी एक्स के। क्यों? क्योंकि इस बेस के अंदर 2 वेक्टर्स आ रहे हैं, एक ए आ रहा है, उसके बाद बी एक्स आ रहा है। तो बेस इज कंप्लीट द एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी एक्स। यहां तक बात क्लियर है? एक काम ये करते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे रिजल्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव करना है, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए मुझे मतलब बेस गिवन है और मुझे परपेंडिकुलर गिवन है। अब मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्री का, या ऐसी कोई इक्वेशन यूज़ करनी है जिसमें रिजल्टेंट यानी कि हाइपोटेनियस भी आता हो, या हाइपोटेनियस है जिसमें बेस भी आता हो और जिसमें परपेंडिकुलर भी आता हो। क्या कोई जहन में फॉर्मूला आ रहा है आप लोगों के? कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों आ जाते हैं? जी बिल्कुल, जिनके जहनों में आ गया, बिल्कुल ठीक, पाइथागोरस थ्योरम, है ना? तो हम ये थ्योरम यूज़ करने जा रहे हैं। और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो बेसिकली बराबर होता है, जो आपका हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले को डिराइव करने का सबसे पहला स्टेप हमने क्या यूज़ किया? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, ठीक है। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, गौर से देखते रहना, बीच में स्किप नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि आपने वीडियो आगे खरी तो आप एकदम से स्टेप्स को मिस कर दें। देखते रहिएगा कि फॉर्मूला हम रिजल्टेंट का कैसे बनाते हैं। ओके, व्हाट इज हाइपोटेनियस हेयर? ये आर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा ये बेसिकली जो रिजल्टेंट है ये हमारा कौन था? ये एच यानी कि हाइपोटेनियस है। तो मैं इस एच स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पर? दिस इज रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो बेस की तरफ जाते हैं। बेस यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट बेस है, तो मैं कहूंगा ये जो बेस है ये बेसिकली बराबर है a प्लस बी एक्स के। ये बेस है, ये बेस है। तो मैं काम ही करता हूं, उस b की जगह यानी कि बेस की जगह पुट करता हूं a प्लस बी एक्स। सो ये आ जाएगा a प्लस बी एक्स। और एक बात और, b के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पूरे फैक्टर के ऊपर स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है? देन आगे एज इट इज प्लस परपेंडिकुलर बताएं कौन है? परपेंडिकुलर कौन है? बी वाई, और बी वाई के ऊपर स्क्वायर। ओके, एक फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं और वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। और वो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? a प्लस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ऐसे ही है। हाँ भाई, यहाँ पर a कौन है? कैपिटल A, यहाँ पर b कौन है? बी एक्स, ठीक है। तो पुट करते हैं फॉर्मूले को। सो r इज इक्वल टू, सॉरी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले a स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर का मतलब कैपिटल A स्क्वायर। सो कैपिटल A स्क्वायर प्लस उसके बाद लिखा हुआ है 2ab, तो 2 लगा दें नंबर एज इट इज। a कौन है हमारा? a की जगह कौन आ जाएगा? कैपिटल A। सो ये आ जाएगा कैपिटल A, और b कौन है हमारा? b का मतलब यहाँ पर कौन था? बी एक्स, तो ये आ जाएगा बी एक्स। देन प्लस, और प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब बी एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस, और प्लस के बाद एज इट इज कौन मौजूद है? बी वाई स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई मुश्किल बात नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट किया आपने, h की, b की, p की वैल्यूज पुट करी। h का मतलब रिजल्टेंट, b ये रहा और p ये रहा। उसके बाद आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। अब एक काम ये करते हैं, हम लोगों ने रिजोल्यूशन वाले टॉपिक के अंदर एक बात पढ़ी थी, वो ये कि bx जो होता है वो बराबर होता है b cos थीटा के, और जो by होता है वो बराबर होता है b
साइन थीटा के। यानी कि जब भी हम एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं तो कॉस फंक्शन आता है, और जब भी हम वाई कंपोनेंट की बात करते हैं तो साइन फंक्शन आता है। ये बन गया इसका फॉर्मूला। तो जहां मुझे बी एक्स नजर आएगा वहां की जगह वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, बी कॉस थीटा। तो लेट्स पुट ए स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, ए एज इट इज। ओके, बी एक्स नहीं लिखूंगा, अब मैं बी एक्स की जगह क्या लिखूंगा, बी कॉस थीटा। सो बी कॉस थीटा प्लस, हाँ भाई दोबारा बी एक्स आ गया तो बी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा दोबारा। सो बी कॉस थीटा, और एक बात और, बी कॉस थीटा के ऊपर क्या लगा हुआ था, स्क्वायर लगा हुआ था। इसका मतलब ये बी के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बी एक्स पर स्क्वायर है तो उसकी कंप्लीट फॉर्मूले के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। देन इन द एंड बी वाई का मतलब बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वही वाली बात कि बी वाई पर स्क्वायर है, इसका मतलब पूरे फॉर्मूले के ऊपर स्क्वायर आ चुका है। चलें अब यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर पुट करता हूँ मैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा प्लस, क्या मैं इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। तो लेट्स टेक इट कॉमन। बी स्क्वायर को आपने कॉमन निकाला, क्या बचा अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया। कुछ आइडेंटिटी याद आ रही है मैथमेटिक्स की? एक हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं और वो आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, या थ्योरम प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है किसके, 1 के। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात है, तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह 1 आ जाएगा, और हम 1 लिखते नहीं है तो क्या बच जाएगा, सिर्फ बी स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने 1 लिखा नहीं, वो 1 के बराबर होता है, ये लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेना। अच्छा आगे चलते हैं। आगे किस तरीके से चलते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर लगा हुआ है, एक काम ही करते हैं, क्योंकि हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला चाहिए, तो रिजल्टेंट के फॉर्मूले के ऊपर से स्क्वायर को रिमूव करते हैं। तो जब हम स्क्वायर रिमूव करते हैं तो टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स, तो मैं काम ही करता हूँ कि दोनों साइड्स पर रेडिकल ले लेते हैं, तो इधर भी रेडिकल आ जाएगा और साथ साथ इस पूरे फैक्टर के ऊपर भी रेडिकल आ जाएगा। ओके, रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सर ये एकदम से आपने चेंज क्यों कर दिया, ये पहले क्यों आ गया, ये कोई इशू नहीं है, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं फॉर्मूले को, ए स्क्वायर के साथ पहले बी स्क्वायर लिख दिया प्लस 2ab कॉस थीटा एक साथ आ गया। ओके, ये आ जाएगा अंडर रेडिकल। ठीक है, ये बन गया रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। बहुत आसान है, डेरिवेशन है, आसान थी डेरिवेशन, कोई मुश्किल तो हमने बात ही नहीं करी यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या किया था, इस डायग्राम को एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद हमने पैथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद अपनी फाइनल फॉर्मूला मतलब जो है वो डिराइव कर लिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, देन आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला फैक्टर यूज़ करने के बाद आपको ये मिल गया रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और अगर इसको यूं करके लिखो तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएगा। ओके, दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। लिख देता हूं यहाँ पर, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइन। मैं इसको मार्कर से लिख रहा हूं ताकि हाईलाइट हो जाए, लॉ ऑफ कोसाइन। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। क्यों? क्योंकि इस वाले फॉर्मूले के अंदर आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है और वो फंक्शन है कॉस थीटा, तो ये बन गया लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, अच्छा लॉ ऑफ कोसाइन की बात मैं अगर करूँ आपके सामने, रिजल्टेंट जो होता है वो होता है वेक्टर, और वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और साथ साथ उसकी डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट का अगर आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है कि वो है कितना, तो आपने यूज़ करना पड़ेगा लॉ ऑफ कोसाइन। तो देखें लॉ ऑफ कोसाइन के बारे में मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि लॉ ऑफ कोसाइन इज यूज्ड टू डिटरमाइन, देखो सामने लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कोसाइन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। यानी कि अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आप यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। फिर सवाल पैदा ये होता है कि व्हाट अबाउट डायरेक्शन, अगर हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन कितनी है, कहाँ की तरफ बन रहा है, किस तरफ बन रहा है, तो हम क्या करें? कोई फिक्र करने की बात नहीं है, हमारे पास उसका भी फॉर्मूला मौजूद है, और उस वाले फॉर्मूले को हम कहते हैं लॉ ऑफ साइन।
एक है लॉ ऑफ कोसाइन और एक है लॉ ऑफ साइन। कोसाइन वाला मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए और साइन वाला डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। देखो डायग्राम बनी हुई आपके सामने, एक ट्राइंगल की 3 साइड्स ए बी एंड सी, 3 साइड्स हैं। देखें इस वाली साइड को मैंने कह दिया ए साइड, इसको हमने कह दिया बी और इसको हमने कह दिया सी। ए साइड का ऑपोजिट एंगल जो है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया अल्फा से, बी साइड का ऑपोजिट एंगल बीटा और सी साइड का ऑपोजिट एंगल गामा। तो फॉर्मूला हमारे पास बनता है a अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स b अपॉन साइन बीटा इक्वल्स c अपॉन साइन गामा। दिस इक्वेशन या दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइन। और इस वाली इक्वेशन को, इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं हम किसके लिए? रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। पढ़ते हैं, नीचे लिखा हुआ है लॉ ऑफ साइन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो साइन लॉ, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो कोसाइन लॉ। दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ वेक्टर बाय पैरेललोग्राम लॉ। तो हम लोगों ने वेक्टर की एडिशंस पढ़ ली हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के हमने 2 अलग अलग तरीके पढ़े। एक पढ़ा हमने हेड टू टेल रूल, बहुत आसान तरीका था, ग्राफिकल मेथड कहलाता है वो। और दूसरा हमने रूल पढ़ा, दूसरा हमने मेथड पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ। ये मुश्किल नहीं है, आसान तो ये भी बहुत है, बस इसको यूँ कह सकते हैं कि इसमें बेसिकली डेरिवेशन इंक्लूड हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर वही वाली बात कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू in the next video.